नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आपको केमिस्ट्री के और जीके के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो सभी लोग आ जाइए क्लास में और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग क्लास में आ जाएँ। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कर लिए थे, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल 27 क्वेश्चन तक कर लिए थे शायद, हाँ 27 क्वेश्चन और 28वां भी क्वेश्चन हो गया था। अब 29 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। आज ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा पीडीएफ, उसके बाद आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसी पेड ग्रुप में, तो उससे आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम धातु की आवर्त संख्या है। पोटेशियम धातु की आवर्त संख्या, आवर्त संख्या कैसे निकालते हैं? तो जो आवर्त की संख्या होती है वो कोष की संख्या पर निर्भर करती है। आवर्त की संख्या किसकी संख्या पर निर्भर करती है? तो कोष की संख्या पर निर्भर करती है। आवर्त की संख्या कोष की संख्या पर निर्भर करती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में, जिस बाह्यतम कोष में जाएगा वही उसकी आवर्त संख्या हो जाएगी। जैसे कि आप लोग पोटेशियम का निकालना है तो इसका दो तरह से निकाल सकते हैं आप लोग। पोटेशियम का 19 होता है तो इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और कितना हो गया? 6 और 2 8 और 6 14 और 2 16 और 2 18 हो गया। एक और चाहिए तो कितना आ जाएगा? 4s1। तो बाह्यतम जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोष में गया है? तो चौथे कोष में गया है। तो इसकी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी इसकी आवर्त संख्या। यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस बाह्यतम कोष में जाता है वही उसकी आवर्त संख्या हो जाती है। तो चौथे में गया है तो 4 आवर्त संख्या हो जाएगी। और इसको एक तरह से और निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और या वैसे आप लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2 8 8 18 18 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो 19 है तो 19 को इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम लोग। 2 पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं और तीसरे में भी 8 आते हैं, चौथे में 18 आते हैं। तो बचे कितने हैं? 8 और 8 16 और 2 18 हो गए। एक बचा है तो इसमें लास्ट में 1 आ जाएगा। तो यानी कितनी कोष हो गई यहाँ पे? 1 2 3 और 4 कोष हो गई। यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग। तो इसकी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आप लोग इसको सीख लेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपी कैडेट में। तो आप ऐसे करके आप लोग उसकी आवर्त संख्या निकाल सकते हैं, चाहे किसी के भी पूछ ले, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके निकालें, चाहे ऐसे निकालें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके निकालते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। तो कोशिश करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही करके निकालें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है कौन सा मिश्रण है? इनमें से मिश्रण कौन सा है? सभी लोग आंसर करिए जल्दी से इसका। साधारण फिटकरी, अमोनियम क्लोराइड, शहद या धावल सोडा? तो इसमें से जो शहद है, सॉरी एक मिनट, इसमें जो शहद है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। शहद जो है वो मिश्रण है। यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें प्रोटीन होती है, एनर्जी होती है, एनर्जी होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, शुगर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इन सब का मिश्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, और ये है आपका ऊर्ध्वपातल का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातल का उदाहरण कौन सा है? सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। ऊर्ध्वपातल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातल को सब्लिमेशन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश वाले भी साथी जुड़े हैं तो इंग्लिश वाले भी टर्म बताते चलते हैं यहाँ पे। तो आप लोग हिंदी वाले लोग भी हैं वो भी इंग्लिश वाले टर्म यूज किया करें, क्योंकि आगे आप बीएससी में आएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। तो अभी से इंग्लिश की आदत डालना तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका ऊर्ध्वपातल का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें देखो, बल्ब का जलना, दूध से दही बनना, लोहे का चुंबक बनना या नौसादर को गर्म करना। तो नौसादर को गर्म करना ये क्या है? ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सब्लिमेशन में होता क्या है? सब्लिमेशन में सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है। सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है सब्लिमेशन में। इसमें लिक्विड अवस्था में नहीं आता है। तो इसके और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आप लोग नोट कर लेंगे, हम बोल दे रहे हैं। एक तो ये आपका नौसादर हो गया, और कपूर है इसका एग्जाम्पल, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सब आपके ऊर्ध्वपातल के एग्जाम्पल हैं। यानी ये सॉलिड से सीधे
गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड अवस्था में नहीं आते हैं ये। तो ये सब आपके सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब आप लोग याद करते चलिए। ये है आपका भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज इनमें से कौन सा है? फिजिकल चेंज क्या होता है? जो जैसे किसी को हमने कन्वर्ट किया उसको हम फिर दोबारा उसी अवस्था में ला सकते हैं, वो फिजिकल चेंज है। और जिसको हम दोबारा उसी अवस्था में नहीं ला सकते वो केमिकल चेंज होता है। तो इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज हो जाएगा? शरबत का बनना जो है वो फिजिकल चेंज होगा। शरबत का बनना जो है वो फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने चीनी मिलाई पानी में और उससे शरबत बन गया। तो उसको हम दोबारा भी अलग कर सकते हैं, यानी उसको गर्म करके भाप के द्वारा पानी अलग हो जाएगा और उसमें चीनी बच जाएगी। तो इसको हम दोबारा उस अवस्था में ला सकते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और पदार्थों का सड़ना, लोहे में जंग लगना और भोजन का पचना, ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन है। एक बार भोजन पच गया फिर दोबारा उस अवस्था में नहीं आ सकता, और सड़े हुए पदार्थ भी दोबारा सही नहीं हो सकते। ये जंग जो लग जाता है वो भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि जितने में जंग लग जाता है उतना लोहा ख़राब हो जाता है। तो इसमें से आपका भौतिक परिवर्तन था शरबत का बनना। ये है अब रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन बताना है, तो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल कौन सा होगा इसमें? रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। तो इसमें ये जो बल्ब का जलना है ये तो आपका फिजिकल चेंज है। पदार्थों का पिघलना भी फिजिकल चेंज है, और विलयन बनना भी फिजिकल चेंज है। जैसे आप लोगों ने शरबत बनाया तो वो भी एक विलयन है, ये आपका फिजिकल चेंज है। लेकिन पदार्थों का जलना जो है वो केमिकल चेंज है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? रासायनिक संयोग के नियम आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसी में एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, वो किसने दिया था? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसिये ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लेवोसिये ने दिया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और प्राउस्ट ने कौन सा दिया था? तो प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था, और गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं उन लोगों को बता दें, यहाँ पे यूपी कैडेट के लिए बहुत सारी क्लासेस कराई जा चुकी हैं। तो वो लोग यूपी कैडेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाएंगे और वो सारी क्लासेस के वीडियो देख के उनके क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। और थ्योरी क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो वहाँ से जाके थ्योरी क्लासेस को कम्प्लीट कर सकते हैं। और इस क्लास का जो PDF है वो आप लोगों को पेड ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। तो जो लोग पेड ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं वो इस नंबर पे मैसेज करेंगे 9720802028 9720802028। ये टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोगों को मैसेज करनी होगी यूपी कैडेट PDF 2022। ये मैसेज करेंगे तो आप लोगों को उस पर सारा प्रोसेस पता चल जाएगा, क्या क्या उस पर प्रोवाइड किया जाएगा और कैसे आप लोगों को पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वो सब प्रोसेस आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका बोरेक्स में जल के अणु होते हैं। तो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। तो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेगा, Na2B4O7 डॉट वो 10H2O Na2B4O7 डॉट 10H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। किसका? बोरेक्स का। बोरेक्स को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको सुहागा भी बोलते हैं, सुहागा। तो इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 डॉट 10H2O। इसमें जल के अणु पूछे हैं तो 10 जल के अणु होते हैं, 10H2 होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। तो इसका जल के अणु कितने होते हैं? हाफ, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है यहाँ पे, सफ़ेद कशीस है, इनमें से सफ़ेद कशीस कौन सा है? तो सफ़ेद कशीस का फॉर्मूला आप लोग बताइए जल्दी से। तो सफ़ेद कशीस का फॉर्मूला है इसमें ZnSO4 डॉट 7H2O। ZnSO4 डॉट 7H2O जो है वो सफ़ेद कशीस का फॉर्मूला है। और ये जो है H2SO4, ये तो आप लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। और ये Fe2SO4 डॉट 7H2O, ये किसका है? Fe2
SO4.7H2। ये अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लें इनको, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। तो ये हरा थोथे का फॉर्मूला होता है, हरा थोथा। हरा थोथा का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2SO4.7H2O। और नीला थोथा या तूतिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये जो है CuSO4.5H2O। ये जो है वो नीला थोथा या तूतिया का फॉर्मूला है, नीला थोथा या तोतिया, इसको तोतिया भी बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद करेंगे। नीला थोथा या तोतिया का फॉर्मूला CuSO4.5H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है आइंस्टीन के द्रव्यमान और आइंस्टीन के ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध होता है। आइंस्टीन के ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध होता है। ये भी तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन भी है, सब लोगों को पता होगा ये। तो आइंस्टीन के ऊर्जा और द्रव्यमान में जो संबंध होता है वो होता है E=mc²। E=mc²। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो फॉर्मूले हैं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो सब आप लोगों को उस पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लगभग 30-40 के लगभग फार्मूले हैं, वो पूछे जाते हैं। तो वो आप लोगों को उस पेड ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो उसको आप लोग याद कर लेंगे, उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 1, 2, 3, 4। तो जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी क्वांटम संख्या होती हैं? जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेगा। एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या, एक होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एक होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या और एक होती है चक्रण क्वांटम संख्या। ये 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो ये जिन लोगों को नहीं पता है वो नोट कर लेंगे इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर की खोज किसने की थी? एटॉमिक नंबर की खोज किसने की थी? सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। मेंडलीफ ने, प्राउस्ट ने, न्यूलैंड ने या मोजले ने? तो एटॉमिक नंबर की खोज किसने की थी? एटॉमिक नंबर की खोज की थी मोजले ने। किसने की थी? मोजले ने। नाम बढ़िया रखा है इन्होंने, मोज लेते रहते थे इसलिए मोजले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटॉमिक नंबर की खोज आप लोग याद कर लेंगे, मोजले ने की थी। ये है सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। किसकी होती है? फ्लोरीन की। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और जो सीजियम है इसकी सबसे कम होती है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? तो सीजियम की होती है। और सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग याद करते चलिए इनको, जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये है आपका रॉक साल्ट किसे कहते हैं? रॉक साल्ट किसे कहते हैं? तो रॉक साल्ट किसे कहते हैं? सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। और आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हो, एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, जिससे और भी साथी क्लास में आ जाएं। और जो लोग लाइक नहीं किए हैं क्लास को, वो लोग क्लास को लाइक कर देंगे। ये है आपका रॉक साल्ट, NaCl को बोलते हैं। रॉक साल्ट किसको बोलते हैं? तो NaCl को बोलते हैं। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, जले हुए प्लास्टर का सूत्र क्या है? जले हुए प्लास्टर का फॉर्मूला बताइए आप लोग। जले हुए प्लास्टर का फॉर्मूला। तो प्लास्टर को अगर जला देंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। तो वाटर निकाल दीजिए, वो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaSO4। वैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। CaSO4.12H2 होता है। और अगर प्लास्टर को जला देंगे तो उसमें से वाटर निकल जाएगा, यानी ये निकल जाएगा। तो क्या बचेगा? CaSO4। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब ये आपके जीके के क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये आपके जो जीके के क्वेश्चन हैं ये तीनों ग्रुप वालों के लिए हैं, चाहे वो PCM वाला हो, चाहे PCB वाला हो और चाहे PAG वाला हो। बाकी जो क्लासेज चलती हैं वो केवल PAG ग्रुप वालों के लिए चलती हैं। और PCM और PCM वाले चाहें तो ये रिवीजन कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन जो क्लासेस चलाई जा रही हैं वो PAG ग्रुप वालों के लिए चलाई जा रही हैं। जीके जो है वो तीनों ग्रुप के लिए चलाई जा रही है, क्योंकि जीके के सभी ग्रुप में सेम क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी कैडेट के एग्जाम में जीके के, और वो तीनों ग्रुप के सेम रहते हैं, चाहे वो PCM हो, चाहे PCB हो और चाहे PAG हो। तो जीके के क्वेश्चन आप लोग यहाँ से तैयार कर सकते हैं। जीके के आपके 20 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो ये है आपका, भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसे कहा जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। और जो लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए क्लास को। और एक बार कमेंट करके बताइए कि आज कैसी लग रही है क्लास। मज़ा आ रहा है आप लोगों को क्लास में या नहीं आ रहा है? आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो
और इसका आंसर करिए आप लोग पहले। भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसे कहा जाता है? तो जो 1857 की क्रांति थी इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो जो असहयोग आंदोलन था उसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने की थी, अंग्रेज़ों के अत्याचार के विरोध में। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के विरोध में ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा जो है वो आपका गोरखपुर में पड़ता है। चौरी चौरा जो है वो आपका गोरखपुर में पड़ता है। तो चौरी चौरा जो कांड था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत तो आप लोगों को बताई है, 1942 ईस्वी में हुई थी, पहले आप लोगों को बता चुके हैं। और इसको भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह चंपारण कहाँ पड़ता है? तो चंपारण कहाँ पड़ता है? सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। चंपारण कहाँ पड़ता है? तो चंपारण जो है वो आपका कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। चंपारण जो है वो बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अभी मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था, मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था, चौरी चौरा जो कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। इसमें क्या हुआ था? चौरी चौरा के किसानों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी। तो ये कब हुआ था? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी 1 अगस्त 1920 को, और 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ? चौरी चौरा कांड हो गया, यानी एक थाने को जला दिया गया था। ये असहयोग आंदोलन चलते समय ही हुआ था। तो इसके नाराज़ होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्यों लिया था? तो चौरी चौरा कांड हो गया था, इसलिए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्योंकि असहयोग आंदोलन इतनी तेज़ी से फैल रहा था, बहुत तेज़ी से फैल रहा था, और जो अंग्रेज़ लोग थे वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे थे फिर। लेकिन चौरी चौरा कांड हो गया तो गांधी जी ने सोचा कहीं कुछ ज़्यादा बड़ा वो ना हो जाए, इसलिए फिर उन्होंने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो आप लोग यहाँ पे क्या क्या याद रखेंगे? आप लोग यहाँ पे ये याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और ये असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी जी ने चलाया था। और असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? तो 11 फरवरी 1922 को वापस लिया गया। किस घटना के बाद वापस लिया गया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? दूसरा विश्व युद्ध जो था उसमें जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो, जो दूसरा विश्व युद्ध था इसमें जर्मनी का नेतृत्व हिटलर ने किया था। किसने किया था? हिटलर ने किया था। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से 1945 तक। जो दूसरा विश्व युद्ध था वो 1939 से 1945 तक चला था। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो पहला विश्व युद्ध जो चला था वो 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध जो था या फर्स्ट वर्ल्ड वार वो 1914 से 1918 तक। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। जो ये दूसरा विश्व युद्ध था इसमें पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था।
कौन कौन से 2 भागों में बट गया था? तो एक मित्र राष्ट्र थे और एक था धुरी राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। ये 2 भागों में पूरा विश्व बट गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यह है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई है? तो जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हो गया। इंग्लैंड से क्या लिया गया है? तो इंग्लैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो इंग्लैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व इंग्लैंड से लिए गए हैं। और अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो अमेरिका से लिए गए हैं। और अमेरिका से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है। चलिए तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। और इसका जो PDF है वो आप लोगों को पेड ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका आंसर शीट मिलेगा, उससे आप लोग उसके आंसर मिला लेंगे। तो जो साथी पेड ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं वो 9720 8020 9720 8020 28 ये टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोगों को मैसेज करनी होगी यूपी कैडेट PDF 2022। इतना मैसेज करेंगे आप लोग तो उस पर आप लोगों को सारा रिप्लाई मिल जाएगा, कैसे आप लोगों को PDF प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे आप लोगों को पेड ग्रुप पे ऐड किया जाएगा और उसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा वो सब आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोगों को यहाँ पे जितना कुछ कराया जाता है वो आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए, जितने क्वेश्चन कराए जाते हैं, और डेली लाइव क्लास में आइए और जितना कराया जाता है वो डेली का डेली तैयार करें। चलिए अब मिलेंगे आपको कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।